सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एक बादशाह अपने महल में बिस्तर पर सो रहा था। ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़े मज़े की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बादशाह था जी, वो महल में अपने बिस्तर पर सो रहा था। करीब ही बैठा उसका पालतू बंदर, कौन बंदर, उसे पंखा झल रहा था। इस दौरान हुआ ये कि एक मक्खी वो देख रहा था कि बार बार बादशाह के चेहरे पर बैठकर उसकी नींद को ख़राब कर रही है, उसमें खलल डाल रही है। बंदर था वफादार बंदर, बल्कि काफ़ी वफादार बंदर काफ़ी देर देखता रहा कि क्या किया जाए इस मक्खी का। अब के मक्खी जब बादशाह के चेहरे पर बैठी तो आप सोच सकते हैं हुआ क्या। बंदर ने बादशाह के सिरहाने पड़ी हुई तलवार उठाई और इससे पहले कि वो मक्खी पर वार करता, उसी कमरे में पहले से छुपे हुए एक चोर ने झपट कर बंदर से तलवार छीन ली। इस दौरान बादशाह की आंख खुल गई और उसे सारे वाक़ये का इल्म हुआ कि आखिर हो क्या रहा था। अगर वो चोर उस मौके पर ना आता तो बादशाह का वफादार तरीन बंदर बादशाह की मौत का परवाना जारी कर चुका होता। यानी यहाँ पे चोर ने अच्छा किरदार अदा किया और वफादार बंदर खुद समझ जाए। अब इस तमाम तर वाक़ये को अगर हम एक जुमले में समेट लें तो आपको पता है वो जुमला क्या बनेगा कि नादान दोस्त से बेहतर कौन, बिल्कुल सही समझे, अक्लमंद दुश्मन होता है। तो नाज़रीन, तारीख ने ऐसे कई नादान दोस्त देखे जो बजाते खुद अपनों के लिए सबसे बड़ा मसला बन गए। तारीख ने ऐसे कई नादान दोस्त देखे जिनकी मोहब्बत ही उनके अपनों को ले डूबी। तारीख ने ऐसे कई नादान दोस्त देखे जिन्होंने अपनी ही कश्ती में सुराख कर दिए। ऐसे नादान दोस्त कई शक्लों में पाए गए, कारोबारी पार्टनर्स की शक्ल में पाए गए, वज़ीरों की शक्ल में पाए गए, मुशीरों की शक्ल में पाए गए, रिश्तेदारों की शक्ल में आप देखते हैं। और ये नादान दोस्त यकीन जानिए, यकीनी तौर पे हर जगह सिर्फ नुकसान का ही बाइस बने। यही वो नादान दोस्त होते हैं जिनकी सोहबत में रहकर इंसान कुछ सीखने समझने की भी कोशिश ही नहीं कर सकता, बल्कि इन नादान दोस्तों की बातों पर अमल करके अपना नुकसान करवाता है। यह नादान दोस्तियाँ हमारे मुल्क में बहुत आम है। हमारे मुल्क को कई नादान दोस्त मिले जिनके फ़ैसलों ने, कह दें जिनके मशवरों ने, जिनके इक़दामात ने मुल्क का यकीनी तौर पे बेड़ा गर्क ही करना था ना, कोई फ़ायदा तो कर नहीं सकते थे नादान लोग या उनके मशवरे, नुकसान किया, बेड़ा गर्क किया। हमारी कौम ने भी अपने लिए कई बार नादान फ़ैसले किए, नादान दोस्तों का इंतखाब करके, जिसका सिला कौम को भरपूर मिला और मिलना भी था, ज़ाहिर बात है, गलती है तो फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम भी ठहरे ढीठ लोग, नादान दोस्तों की मोहब्बत पर कुर्बान होने वाले ढीठ लोग। हमने भी बार बार कहा कि हार नहीं मानेंगे, बल्कि बार बार ऐसे ही नादान दोस्तों को अपने सरों पर खुद ला के बिठाएंगे, फिर भुगतेंगे। जिन्होंने बार बार हमसे मोहब्बतों के दावे किए, झूठे वादे, झूठे दावे, झूठी कस्में, और उनकी मोहब्बत ही फिर हमारे गले पड़ गई। इसकी शायद एक और वजह भी थी। वो वजह पता क्या थी? वो वजह ये थी कि हमारे पास शायद कोई ऑप्शन भी नहीं था। ऑप्शन था ही नहीं। या तो आमरीत के साए इस मुल्क पर मंडलाते रहे या जमहूरियत के नाम पर दो ख़ानदान। लेकिन आखिरकार जैसे ही कौम को एक तीसरा ऑप्शन नज़र आया तो क्या हुआ जी, कौम ने फ़ौरन झट करके उसका इंतखाब किया। जारी बात है कौम मुंतज़िर थी कि कोई है तीसरा जो आए हमारे सामने और इन दोनों से जान छूटे। ऐसा ही था ना। तो जब तीसरी ऑप्शन नज़र आई, कौम ने कहा बस अब जो दूसरी दो ऑप्शन है वो तो गई और यही ऑप्शन है, इसका हमने इंतखाब करना है। इंतखाब किया। उम्मीद की गई कि जी अब की बार हुकूमत में आने वाले हमारे लिए नादान दोस्त एटलीस्ट साबित नहीं होंगे, कुछ भी साबित होते नादान दोस्त नहीं होंगे। पीटीआई हुकूमत में आई, बल्ले वाली पार्टी आई और लोगों की एक्सपेक्टेशंस के खूब छक्के चौके लगाएगी पार्टी, तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, मईशत के मैदान में, और 1 साल मुकम्मल कर लिए बल्ले वालों ने। ये हुकूमत अवाम के लिए नादान दोस्त साबित होगी या नहीं, इसका फ़ैसला मेरे ख्याल से अगले 4 साल बाद ही किया जा सकेगा तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी बहुत जल्द है कि हम कह दें कि जी ये अच्छी साबित हुई या बुरी साबित हुई। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा, और अगर कड़ा कह दूँ कड़ा इम्तिहान, वो क्या है जी, वो ये है कि उनको अभी से ये सोचना होगा, बल्कि जल्द अज जल्द खान साहब आपको सोचना होगा जल्द अज जल्द
कि उनके नादान दोस्त आखिर हैं कौन, वो कौन से लोग हैं, कौन से लोग हैं जिनकी मोहब्बत इमरान खान साहब के, जो मैं कह दूं कि उनके गले की हड्डी बनी हुई है तो गलत नहीं होगा। वो कौन से वजीर हैं, वो कौन से मुशीर हैं, और वो कौन से लोग हैं जिनका दिफा या जिन पर मेहरबानी खुद हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब को महंगी पड़ सकती है और किसी हद तक पड़ भी रही है। वो कौन से प्यारे, भोले, मासूम और नादान दोस्त हैं जो इमरान खान से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि वो मोहब्बत ही इमरान खान के लिए शायद किसी सज़ा से कम नहीं है। ऐसे दोस्त आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के पास भी थे। नाजरीन, आप बहुत से लोगों के जहन में बहुत से नाम आ रहे थे, कौन कौन से दोस्त हैं नवाज शरीफ के जो इस तरह के थे, जैसा कि फ़िज़ा ने नक्शा पेश किया। उन दोस्तों ने नवाज शरीफ की कश्ती में इतने सुराख किए कि नवाज शरीफ फिर संभल ही ना सके। नवाज शरीफ को उनके मुखलिस दोस्तों ने कई बार मशवरा दिया कि ऐसे अफराद वो जो बंदर वाला करैक्टर साबित हो रहे थे, वज़ीर और ये जो मुशीर हैं, वो बंदर वाला करैक्टर की बात कर रही हूँ, इनसे दूर रहे मियाँ साहब। जो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी करते हैं ये आपको नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन नाजरीन, मकाफाते अमल किसी चीज़ का नाम है ना। जैसे कौम ने नवाज शरीफ जैसे नादान दोस्त को अपने लिए 3 बार मुंतखब किया, वैसे ही नवाज शरीफ ने भी अपने नादान दोस्तों को ही अपने लिए मुंतखब कर दिया। अब उन्हीं नादान दोस्तों ने नवाज शरीफ को हकीकत से दूर किया, नवाज शरीफ को वोटर से दूर किया, नवाज शरीफ को खुद सर बना दिया, नवाज शरीफ को बादशाह बना दिया और नवाज शरीफ को खुद साख्ता नेल्सन मंडेला बना दिया, खुद साख्ता तैयब उर्दगान बना दिया। और नवाज शरीफ समझ बैठे कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से बदलकर सल्तनत शरीफिया रखा जा चुका है और मैं हूँ हज़रत नवाज शरीफ, मैं हूँ बादशाह सलामत, मैं हूँ नेल्सन मंडेला, मैं हूँ तैयब उर्दगान पाकिस्तान का। नवाज शरीफ ने बगैर नताइज की परवाह किए अपने नादान दोस्तों की मोहब्बत पर अंधा एतमाद करना शुरू कर दिया। और आखिर में हुआ क्या हुआ? वही नादान दोस्त नवाज शरीफ के इस्तकबाल को भी ना पहुंचे, छोटा भाई भी ना पहुंचे। चलो खैर वो तो बीमार हो जाते हैं हर मौके पे, उनको कोई ना कोई दर्द आ घेरता है, चलो उनका जस्टिफाइड है, वो नहीं पहुंच सके। वो नादान दोस्त भी इस्तकबाल के लिए नहीं पहुंच सके और नवाज शरीफ सीधे जेल जा पहुंचे। वो सारे के सारे नादान दोस्त ऐसे गायब हुए, यकीन जानिए, जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। अब इमरान खान साहब को भी ये बात अपने जहन में रखनी होगी। खान साहब, आपको ये बात अपने जहन में रखनी होगी कि आपके इर्द गिर्द भी कई नादान दोस्त हैं जिनकी बात सुनकर अगर आप यकीन कर लेते हैं तो ये आपकी अपनी सियासी साख के लिए भी ठीक नहीं होगा, आपके मंशूर के भी खिलाफ होगा, आपकी पार्टी के मंशूर के खिलाफ होगा, वादों के भी खिलाफ होगा। अवाम ने सिर्फ खान साहब आप पर एतमाद किया है, वोट किसी को नहीं मिला। ऐसा ही ना नाजरीन, वोट किसको मिला है? जिसने पीटीआई के को रिप्रेजेंट किया, वोट आपने किसको दिया? इमरान खान साहब के नाम को दिया। इमरान खान साहब को वोट मिला, ये बंदा इमरान खान के साथ है, इसको वोट दे दो। ऐसा ही हुआ, इमरान खान साहब की वजह से वोट मिला पीटीआई के तमाम लोगों को। लेकिन इमरान खान साहब क्या उस ये वोट की अहमियत को समझते हैं? क्या इमरान खान हमारे वजीर आजम, जिनके लिए हम लिटरली दुआगो हैं और पुर उम्मीद भी हैं कि वो वाकई करप्ट नहीं हैं, उन पर अवाम के टैक्स के पैसे चोरी करने का कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो अच्छी नीयत के साथ इक़्तिदार में आए और अभी भी उनकी नीयत पर किसी को कोई शक नहीं है। उन पर तनकीद करने वाले भी यकीन जानिए उनकी नीयत की तारीफ़ करते हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी उनके लिए। लेकिन उनके फ़ैसलों से इख्तलाफ करना हमारा जमहूरी हक़ है, हम करेंगे, और उनके फ़ैसलों पर सवाल उठाना और उनसे जवाब मांगना भी हमारा हक़ है, हम जवाब मांगेंगे। इमरान खान साहब से सवाल करने से पहले मैं नाज़रीन आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगी। रज़ा, ये अगर क्लिप रेडी है तो ज़रा चलाइएगा नाज़रीन, देखिए ज़रा। ये बहुत अच्छी बात की खान साहब आपने, आप हमेशा अक्सर ऐसी बातें करते हैं और आपकी बड़ी खूबियों में से अगर मैं एक खूबी कह दूं कि यही है कि आपका अंदाज़े गुफ्तगू लोगों को आपका गर्विदा बना लेता है। हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, कौम ने आगे बढ़ना है तो मेरिट का सिस्टम लेकर आना होगा। बहुत अच्छी बात, क्लैपिंग बनती है जी, ये चीज़ भी बनता है, मेरिट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, अगेन क्लैपिंग बनती है। अब गुस्ताखी मुआफ़ हो और जान की अमान पाऊँ तो एक छोटा सा सवाल कर सकती हूँ वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब आपसे, आपके नज़दीक मेरिट क्या है? रज़ा ज़रा तस्वीर रेडी है तो चलाइएगा। ये जो तस्वीर अब ये रज़ा चलाने जा रहे हैं, साइड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये शख्सियत कौन है, इनका नाम क्या है? मोहतरम जनाब उस्मान बुज़दार साहब। ये हैं पंजाब के, यानी एक बड़े सूबे के बड़े वज़ीर आला, पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब। इमरान खान साहब, आपका मेरिट
ये है, ये तो तस्वीर साइड पे चल रही है। क्या मोहतरम जनाब उस्मान बुज़दार साहब इस मेरिट पर पूरा उतरते हैं कि उनके हाथ में इतना बड़ा सूबा पंजाब, पंजाब के अवाम का मुस्तकबिल थमा दिया जाए, जो कि थमा दिया गया। आपकी हुकूमत को 1 साल हो गया। इस 1 साल में अपनी बाकी हुकूमत और काबीना की कारकर्दगी एक तरफ रखिए और सिर्फ उस्मान बुज़दार पर बात कर लेते हैं। अच्छा, 5 चीज़ें जिनके जवाब मेरे ख्याल से बराह रास्त ये उस्मान बुज़दार साहब ही दे सकते हैं और यही जवाब दें। पहले नंबर पे मैंने कहा 5 चीज़ें, ज़रा गौर से सुनिएगा। पहले नंबर पे सेहत। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। जब हमारी जान ही नहीं है, सेहत नहीं, तो फिर जहान कैसा। सेहत, इस 1 साल में उस्मान बुज़दार ने अपने सूबे में सेहत पर कितना काम किया। दिल पर हाथ रखिए, अगर आप देख रहे हैं या तमाम पीटीआई के लोग देख रहे हैं, बताएं कितना काम किया उस्मान बुज़दार ने सेहत के लिए। तमाम डॉक्टर्स आज एहतजाज पर हैं, तमाम हॉस्पिटल्स में हड़तालों की सूरत हाल है। डेंगू बेकाबू हो चुका है, अस्पतालों में मरीजों का जुमा बाजार लगा हुआ है। आए रोज कोई ना कोई शख्स डेंगू का शिकार हो के मौत के मुंह में डायरेक्ट चला जाता है। क्या किया उस्मान बुज़दार ने। चलिए दूसरे पॉइंट पर आ रहे थे। दूसरी चीज़ तालीम, इसके बारे में आप भी अक्सर बात करते थे इलेक्शन जीतने से पहले भी कि सड़कों से कौमें नहीं बनती, तालीम से बनती है, डिग्रियों से बनती हैं। तालीम, इस 1 साल में उस्मान बुज़दार ने पंजाब में तालीम के लिए कौन से बड़े कारनामे अंजाम दिए। कोई 3 काबिल फ़ख्र कारनामे बता दें, काबिल ज़िक्र काम किए हों तो ज़रा इस कौम को भी बता दें और मुझे भी प्लीज़ बता दें कि क्या किया उस्मान बुज़दार साहब आपने तालीम के मैदान में। उस्मान बुज़दार ने तालीमी मैदान में कोई इनकलाब बर्पा किया हो तो प्लीज़ हमें भी उस इनकलाब में शामिल कर लीजिए। मैं आके ज़रूर शामिल होना पसंद करूँगी अगर तालीम के मैदान में कोई इनकलाब है। उस्मान बुज़दार ने कितने स्कूल तामीर करवाए या कितने कॉलेजेस का संगे बुनियाद रखा, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। तालीमी निसाब के हवाले से कोई काबिल ज़िक्र कारनामा इनके क्रेडिट में जिनका नाम उस्मान बुज़दार साहब है। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए किया क्या, असातिज़ा के मसाइल हल करने के लिए किया कुछ, मेरिट पर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा भर्ती करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई हो। यकीनी तौर पे आपको इसका जवाब खुद भी पता है। अब तीसरी चीज़, पुलिस। इमरान खान साहब, जब आप इंतखाबात जीत कर आए थे तो आपने कौम से एक वादा किया था। वादे तो वैसे बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन चलिए पुलिस वाला वादा आपको याद करवाती हूँ। एक वादा किया था, ये वादा आपने इंतखाबात जीतने से पहले भी किया था, और वो वादा क्या था जी? पुलिस रिफॉर्म्स का वादा। केपी के पुलिस रिफॉर्म्स के बाद आपने कहा था कि अगर आपको पंजाब में हुकूमत मिली तो आप पंजाब की पुलिस, जिसके आप खुद भी बड़े नाकिद थे, तनकीद करते थे, उस पुलिस के निज़ाम को आपने कहा था मैं बेहतर बनाऊंगा। उस्मान बुज़दार साहब को सूबे में 1 साल मुकम्मल हो गया, 1 साल हो गया। उन्होंने पंजाब की पुलिस को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? क्या किया बुज़दार साहब आपने? हद तो ये है कि पंजाब पुलिस को बेहतर बनाने के लिए जो शख्सियत सबसे पहले मैदान में आई थी, जिसको हम ट्रेंड सेटर कह सकते हैं, उन्होंने ट्रेंड सेट किया, बहुत अच्छा काम किया, उनको अप्रिसिएशन मिली। नासिर दुरानी, नाम तो सुना होगा, काम से भी वाकिफ़ होंगे। नासिर दुरानी साहब, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। आज तक नहीं पता कि उस इस्तीफ़े की असल वजह क्या थी। उसके बाद आज तक पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स के हवाले से क्या पॉलिसी बनाई गई, कोई बताना पसंद करेगा हमें? कौन सा कदम उठाया गया है? कोई अल्लाह का बंदा जो हुकूमत में हो और हमें बताए कि क्या किया पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, पुलिस कल्चर को तब्दील करने के लिए तब्दीली वालों ने कौन से इकदाम उठाए, कौन सी बड़ी मुस्बत तब्दीलियां पंजाब पुलिस के निज़ाम में लाई गई, कोई बताए हमें भी। क्या आज 1 साल बाद उस्मान बुज़दार साहब ये कह सकते हैं कि हाँ, पंजाब पुलिस के निज़ाम को तब्दील करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए 50% काम मुकम्मल हो गया, 25% ही कह दें, कह सकते हैं? चलें छोड़ दें बाप, 25% भी छोड़ दें, आप कह दें कि 20% कर लिया। सच ये है कि आज भी पंजाब पुलिस का वही हाल है जो शहबाज शरीफ के दौर में था। आज भी पंजाब पुलिस का वही कल्चर है, वही निज़ाम है जो शहबाज शरीफ के दौर में था। शहबाज शरीफ तो चले एक्टिव थे, कुछ तो उनमें खूबी थी, वो बुज़दार साहब तो पता नहीं क्या बोलूँ अब मैं। चौथे नंबर पर महंगाई। अब आवाम का फेवरेट टॉपिक मैंने छेड़ दिया, अब तो लोग कहेंगे रिमोट बस पकड़ ले, चैनल नहीं चेंज करना। महंगाई, चौथी चीज पंजाब में महंगाई। पंजाब की वज़ारत आला पर 1 साल उस्मान बुज़दार साहब ने महंगाई पर काबू पाने के लिए क्या किया बताएं? हुकूमत की जानिब से महंगाई की गई तो ऐसे कई अफराद हैं, कई ताजिर हैं, कई ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं जिन्होंने हुकूमत की जानिब से बढ़ाए गए निर्खों से ज़्यादा इजाफा कर दिया। नाज़रीन मैं आपसे पूछती हूँ, ऐसा ही है? ऐसा ही है क्या? उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन हुआ? नाज़रीन भी चाहते हैं कि हो, तमाम लोगों के दिल की आवाज़ है जो मैं निकाल रही हूँ आज।
हुआ कुछ, कोई क्रैकडाउन? क्या पंजाब के अवाम को इजाफी महंगाई से निजात दिलाई गई? सोचा भी गया? क्या पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया गया, या किसी ने सोचा, कोशिश भी की, टेंशन ली कि अरे पंजाब के अवाम का कसूर क्या है कि वोट दे दिया हमें? आप कहते हैं मेरिट के बगैर कुछ नहीं हो सकता, मेरिट के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, मेरिट के बगैर कौम तरक्की नहीं कर सकती। पंजाब जैसे सूबे के लिए उस्मान बुज़दार आपका मेरिट है, ये खुद बहुत बड़ा सवाल है। इतना बड़ा सवाल है कि ये है पंजाब का मेरिट। 40 से ज़्यादा उस्मान बुज़दार के वज़ीर हैं। उस्मान बुज़दार बेशक एक शरीफ इंसान है, लेकिन शराफत से क्या पंजाब चलेगा? शरीफ इंसान है, काम करके दिखाए ना, वो एक अलग क्वालिटी है। बेहतरीन इंसान होंगे, खुदा तरस भी होंगे, शरीफ होंगे, करप्ट नहीं होंगे, लेकिन क्या तमाम चीज़ें काफ़ी हैं उनको पंजाब की वजारत आला देने के लिए? ये वो नादान दोस्त हैं जिनकी मोहब्बत इमरान खान के लिए मुश्किल बन सकती है और बन रही है। ये वो नादान दोस्त हैं जिनकी दोस्ती इमरान खान साहब के कॉल और फेल में तजाद पैदा कर सकती है और कर रही है। मेरिट की बात करना और इस पर अमल करने में बड़ा फ़र्क होता है खान साहब। जिस मेरिट की इमरान खान साहब आप बात कर रहे हैं, उस मेरिट की धज्जियाँ पंजाब में क्या नहीं उड़ाई जा रही? क्या ये बहुत बड़ा सबूत नहीं है? उस्मान बुज़दार को पंजाब देने से पहले एक बार शौकत खानम हॉस्पिटल की जिम्मेदारी देकर देख लें। अगर इसको वो पूरी तरह से निभा सकें तो फिर सोचिएगा कि चले अब इनको इनाम के तौर पे पंजाब दे दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने पंजाब में सियासी जुआ खेलने का फैसला किया और पंजाब के अवाम को भी, मैं अगर कहूँ उनकी किस्मत बेचारी बड़ी अजीब सी किस्मत है पंजाब के अवाम की। पहले शोबाज वज़ीर आला था, क्या मैंने कहा? सही सुना आपने, शोबाज। अब इंटरनी वज़ीर आला है। एक शोबाज था, वो गया तो इंटरनी आ गया। अब इंटर्नशिप मुकम्मल हो जाएगी, काम करना भी सीख जाएंगे, तो फिर यकीनी तौर पे शायद बदल जाएगा हमारा पंजाब और पंजाब के अवाम का मुस्तकबिल। अब इंटर्नशिप है तो सीखने तो देना, बेचारे को सीख ही रहे हैं ना वो। और इसी तरह एक और बहुत ही प्यारे, मासूम कह लूँ तो भी गलत नहीं होगा, भोले भाले दोस्त कह लूँ इमरान खान साहब के तो वो भी गलत नहीं होगा। और यकीनी तौर पे इमरान खान साहब को ये बड़े मासूम से जो दोस्त हैं किस्मत की सितम ज़रीफ़ी की वजह से मिले होंगे ना, फवाद चौधरी साहब, इनका भी नाम तो सुना होगा और काम से भी सब वाकिफ़ होंगे। इन्हें रेंट अ स्पोक्स पर्सन भी कहते हैं नाजरीन कुछ लोग। अब हम तो नहीं कहते, कुछ लोग कहते हैं, हमने तो सिर्फ बताया है कि कौन क्या कहता है। अच्छा जी, उन्होंने हर जमात की तर्जुमानी, ये बल्कि चल गए तो उन्हों क्या इन्हों कहती हूँ, इन्होंने हर जमात की तर्जुमानी इस बेहतरीन अंदाज से की कि उन जमातों के मरहूम कायदीन की रूहें भी कांप गई होंगी, शर्मा गई होंगी। पहले पीपल्स पार्टी की वकालत करते रहे, आसिफ अली जरदारी को अपना रहबर कहते रहे, अपना रहनुमा कहते रहे, उनको फॉलो करते रहे। एग्जाम्पल जिस तरह कहते हैं ना, ट्रेंड सेटर है, मैं इनको फॉलो करूँगा। और उन्हीं की हिम्मत है कि उन्हीं आसिफ अली जरदारी को अपने इसी मुँह से करप्ट भी कहते रहे। पहले इनको वजारत इत्तलात दी गई थी, आपको याद होगा, और वज़ीर इत्तलात बनकर इन्होंने वो कारनामे सर अंजाम दिए कि इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर इनसे वजारत वापस ले ली। अब वज़ीर इत्तलात बनकर फवाद चौधरी ने सबसे पहले, आपको याद होगा, कौम में मायूसी फैलाई, फरमाया कि अपने बच्चों को सहाफ़त ना पढ़ाइएगा। वज़ीर आज़म की मोहब्बत में इतने आगे गए कि फरमाया कि नैब वज़ीर आज़म से माफ़ी मांगे। अच्छा, बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, बाद में कहने लगे कि अपोजिशन का एहतसाब नैब नहीं बल्कि हुकूमत कर रही है। फवाद चौधरी का मोहब्बत से भरपूर ये बयान इमरान खान साहब के लिए मुश्किल का सबब बना और अपोजिशन ने इस बात को खूब कैश करवाया, यानी अपोजिशन के मुंह में अल्फाज डाले इन किस तरह के बयानात ने। अब इस बयान पर चेयरमैन नैब ने भी नोटिस लिया था, आपको याद होगा, वजारत तब्दील हुई तो इनको वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना दिया गया। अब दूसरी वजारत मिली तो चैन से तो बैठना नहीं था, तो वजारत मिलते ही फवाद चौधरी साहब मौलवी हजरात ले बैठे। ईद के चांद पर आपको याद होगा कई झगड़े हुए और इस बार तो कौम ने सोच लिया था कि ईद शायद अगले साल ही मनाई जाएगी, लेकिन पता नहीं इमरान खान साहब की कौन सी नेकी, कौन सी दुआ उनके काम आ गई और ईद अल्लाह के करम से मनाई गई। पहले मुफ्ती पोपल जई और मुफ्ती मुनीब साहब के दरमियान आपको याद होगा इख्तलाफ होते थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब की बरकत इतनी थी कि इस बार जब उन्होंने एंट्री मारी इस वजारत में तो 3 दावेदार सामने आ गए। साइंस को फवाद चौधरी साहब ने रहमत की बजाय जहमत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी ये भी किस्सा ख़त्म नहीं हुआ था कि फवाद चौधरी साहब ने एक और बयान दे डाला, लेकिन इससे पहले मैं इमरान खान साहब का एक क्लिप आपको दिखाना चाहूँगी, उनकी तकरीर का। रज़ा ज़रा क्लिप चलाइएगा।
खान साहब, ये बात भी आपने बहुत खूब कही, बहुत अच्छी बात कही कि बुरा वक्त ही इंसान को सिखाता है किस तरह अपनी मुश्किलात और मसाइल का सामना करना है। बुरा वक्त ही इंसान को टू कट शॉर्ट सर्वाइवल सिखाता है। अब इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कौम को उम्मीद दिलाई कि कौम का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, अब आगे अच्छा टाइम आने वाला है। अगर आज कौम मुश्किल वक्त को गुजार रही है तो कल अच्छा वक्त भी देखेगी। लेकिन इमरान खान साहब के रफ़ीक, इमरान खान साहब के हमनवा, इमरान खान साहब के टाइगर्स, इमरान खान साहब के नादान दोस्त फवाद चौधरी इस कौम को क्या बता रहे हैं। रजा क्लिप चला दीजिएगा, लेकिन फवाद चौधरी साहब को जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे क्योंकि हमारा भी ब्रेक का टाइम आ रहा है। लेकिन क्लिप आप जाने से पहले दिखाइएगा और फवाद चौधरी साहब को जवाब देंगे हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले फवाद चौधरी साहब का क्लिप आपने देखा और अब ज़रा जवाब का वक्त। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था, क्या कहा था कि जी इमरान खान साहब का जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो लोगों को अपना गर्विदा बना लेता है, फ़ैन बना लेता है, फॉलोअर बना लेता है। क्योंकि ये अंदाज़े गुफ्तगू बहुत मायने रखता है। जिसको गुफ्तगू करने का सलीका आता है ना, लोग उसकी बात सुनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ बात सुनकर आपको हौसला मिलता है, आपको सुकून मिलता है, सेटिस्फैक्शन होती है। वो भले आपको कुछ ना दे सकते हो लेकिन उनकी बातें आपका दिल ज़रूर मुतमईन कर देती हैं। ऐसा ही है, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बेशुमार लोग होंगे। बहुत से लोगों को हमारा प्रोग्राम देख के बड़ा सुकून मिलता होगा, डॉक्टर फ़िज़ा की बातें सुन के सुकून मिलता होगा। इमरान खान साहब तकरीर ऐसी करते हैं जो कि हक़ाइक़ पर मबनी होती है, यानी हक़ाइक़ पर मबनी होती है बाकायदा। उसमें हौसला ज़रूर होता है। अब ना के दिन तो कुछ भी कहेंगे लेकिन उनकी तकरीर में हौसला होता है और चिट के बगैर होती है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। उस तकरीर में उम्मीद होती है, उसमें अपनी कौम के लिए कुछ करने का अज़म होता है, उसमें एक यकीन होता है, एक फेथ होता है, एक ईमानदारी होती है, ऑनेस्टी होती है। पता होता है बंदा यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से। लेकिन उनके ये वज़ीर, उनके मुशीर, उनका अंदाज़े गुफ्तगू खान साहब जैसा नहीं है। उनका अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा है कि सुनने वाला बाकायदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मायूस होकर महफिल से दौड़ने की करता है। जो फवाद चौधरी साहब की बात सुन ले वो यही कहेगा कि इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं। जो फवाद साहब की बात सुन ले, ये कह रही हूँ मैं, सियासी बातें करते हैं, वो ये सोचेगा। इसलिए कि फवाद चौधरी जिस अंदाज से, जिस हकारत से, जिस तकब्बुर से बात करते हैं वो इमरान खान साहब के लिए सिर्फ नुकसानदेह हो सकती है। फ़ायदा दूर दूर तक खान साहब उस गलदा नहीं होना। तानू बात करने का अंदाज़ होता है। अगर इमरान खान साहब के वज़ीर इस किस्म की मायूसी आवाम में फैलाना शुरू कर देंगे तो फिर इमरान खान की तकरीर, उनकी नीयत या फिर उनकी किसी भी बात की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी ना। ऐसा ही होगा। ये वो लोग हैं जिनके बारे में मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में क्या बोला था, नादान दोस्त। ये नादान दोस्त है खान साहब के, नादान दोस्त जिन्होंने घेरा हुआ खान साहब को। एक तरफ इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान का अच्छा वक्त आने वाला है और दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब जो बात कर रहे थे उससे लग ये रहा था कि मुल्क में मज़ीद बेरोज़गारी बढ़ेगी। हर इंसान का देखने का मेरे ख्याल से एक अपना अंदाज़ होता है, अपना स्टाइल होता है। जैसे कि कहते हैं ना जी कि कोई पानी का ग्लास जब देखता है जिसमें आधा ग्लास पानी होता है, खैर मैंने पानी नहीं पे तो पूरा ही, लेकिन थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, तो होगा क्या कि किसी को ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है जो कि खाली है और किसी को ये पोर्शन नज़र आ रहा है जो कि भरा हुआ है। तो आधा भरा हुआ नज़र अगर आता है इमरान खान साहब को ग्लास, तो फवाद चौधरी साहब को पानी का ग्लास आधा खाली नज़र आता है, नहीं ये वाला हिस्सा नज़र आता है। ये बस ये सिचुएशन है। फिर ये बाद में अपने हर बयान की वजाहतें देते फिरते हैं, क्लियर करते फिरते हैं। वो पंजाबी से कहते हैं गोंगलू तो मिट्टी झाड़ना, गोंगलू से मिट्टी झाड़े होते हैं ये, कि इनके कहने का मकसद ये नहीं था, वो था, वो बात करने का ये मकसद नहीं था, वो था, बात को तोड़ मोड़ के पेश किया गया, कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था, दरअसल ये था, बना के दिन इसको गलत समझ रहे हैं, तनकीद करने वाले गलत समझ रहे हैं। ये होता है जी। जब आपको कहने का सलीका ही नहीं भाई साहब, तो आप बात किस लिए करते हैं कि बाद में सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। और ऐसे वज़ीरों और मुशीरों को इमरान खान साहब ने ओहदे दिए ही क्यों हैं? ये है बड़ा सवाल, बड़ा सवाल कि क्यों भाई, क्यों? वैसे तो इमरान खान की टीम में कई ऐसे नादान दोस्त हैं जिनकी तब्दीली फौरी ज़रूरी है, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब और फवाद चौधरी साहब, ये दो ऐसे अनमोल रत्न हैं जिन पर नज़र सानी करने की बहुत ज़रूरत है। खान साहब यकीन जानिए, बहुत ज़रूरत है। फवाद चौधरी बोल बोल कर कौम को मायूस कर रहे हैं, तो उस्मान बुज़दार की खामोशी पंजाब को मायूस कर रही है। देखें, एक की ज़बान बंद नहीं होती, दूसरे की ज़बान खुलती नहीं है।
फवाद चौधरी अपने अजीबोगरीब बयानात से कौम का दिल इमरान खान की जानिब से हटा रहे हैं और उस्मान बुज़दार की पुरअसरार खामोशी, इतना सस्पेंस तो यकीन जानिए किसी हॉरर मूवी में नहीं होता जितना उस्मान बुज़दार साहब की शक्ल पर होता है। इतनी पुरअसरार शक्ल, पुरअसरार एटीट्यूड, पुरअसरार सी सस्पेंस सा स्टाइल उनका, इतनी खामोशी कि पंजाब के अवाम को अजीबोगरीब सी बेचैनी में मुब्तला किया उन्होंने। यकीन जानिए ऐसी सिचुएशन है जो मैं बयान कर रही हूँ, बड़ी सस्पेंस वाली पर्सनालिटी, समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अवाम परेशान है, इस कैफियत को बयान करने के लिए लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। फवाद चौधरी का ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होना कौम के लिए सर का दर्द बना हुआ है, और उस्मान बुज़दार की ये जो गैर फाली है इसने पंजाब के अवाम का जीना महाल किया हुआ है। फवाद चौधरी के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने इमरान खान की सियासत को नुकसान पहुंचाया, और दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार की गैर जिम्मेदाराना सियासत ने भी इमरान खान के मेरिट की तारीफ को ही बदल डाला। अब ये इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म को सोचना है कि नादान दोस्तों के साथ ये मुल्क आखिर खान साहब कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। अब बात हो रही जी मेरिट की, तब्दीली की, अच्छे वक्त की। खान साहब ने उम्मीदें दिलाई ना, सारी बात हमने क्लिप चलाया था कि अच्छा वक्त भी आएगा, तब्दीली तो आ चुकी है जब से वोट इनको दिया और ये लोग आ चुके हैं मैदान में चौके छक्के मारने। इमरान खान साहब की नीयत और उनके इरादों पर आज भी शक नहीं है। आज भी कौम जानती कि इमरान खान साहब मुल्क को किसी न किसी तरह मुश्किल हालात से निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत के कुछ ऐसे फैसले हैं जिन पर हुकूमत का नज़रसानी करना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रोग्राम में बार बार कह चुकी हूँ कि हुकूमत का नज़रसानी करना बहुत ज़रूरी है, वक्त की अशद ज़रूरत बन चुका है। पंजाब वो सूबा है जो इंतखाबात में मरकज़ समझा जाता है, ऐसा ही है। पंजाब से जीतने वाला इक़्तिदार का हकदार ठहरता है। पंजाब को ईजी ना लें, लाइट ना लें, ईजी बिल्कुल ना लें। पंजाब ही मुल्क की सियासत का गढ़ कह दूँ तो गलत नहीं होगा, अहम किरदार अदा करता है कह दूँ तो गलत नहीं होगा। PTI ने पंजाब में हुकूमत अपने इत्तेहादियों की मदद से बनाई और 1 साल में इस हुकूमत ने कितना डिलीवर किया। इमरान खान के फेवरेट उस्मान बुज़दार ने पंजाब के अवाम के सामने कैसा इमेज बनाया। उस्मान बुज़दार का पंजाब में 1 साल हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी साबित हो रहा है या फिर इत्मीनान का बाइस हो रहा है। ये वैसे मैंने हाथ हल्का रख के दूसरी ऑप्शन दे दी, इस ऑप्शन पे तो 1% भी कोई वोट ना दे के इत्मीनान का बाइस। अच्छा, इस पे बात करते हैं। सदीक जान हमारे खुसूसी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम, और सॉरी आपका थोड़ा सा वक्त हमने खा लिया, हमें ब्रेक पे जाना पड़ता है, हमें दोबारा जवाब देना पड़ा था फवाद चौधरी साहब को ब्रेक के बाद। सदीक, आप तो खुद उस इलाके से हैं, बुज़दार साहब भी उसी इलाके से। अब होगा दूध का दूध पानी का पानी कि उस्मान बुज़दार के अपने इलाके का एक बंदा जो कि एक जर्नलिस्ट है और बिल्कुल ऐसा एनालिसिस करता है कि बिल्कुल आप कह नहीं सकते कि किसी की साइड ले रहे हैं, बिल्कुल गैर जानिबदार किस्म के जर्नलिस्ट कह दूँ गलत नहीं होगा। उस्मान बुज़दार के पंजाब में भी 1 साल हो गया है, तो खुश हैं कि आपके इलाके के भी लोग, क्योंकि कहते हैं ना इलाके की बड़ी या जात पात का बड़ा होता है कि एक जट को सपोर्ट करता है, पठान को सपोर्ट करता है, सराइकी को सपोर्ट करता है। क्या सराइकी लोग भी इनको पसंद कर रहे हैं? देखें, बात पसंद नापसंद से बढ़कर इस वक्त है कि इस वक्त पंजाब के हालात क्या हैं, सूरत हाल क्या है। उनके बहुत सारी चीज़ों पे बात हो सकती है। 3 बड़ी चीज़ें थीं जो उन्होंने करनी थी। एक, उन्होंने हॉस्पिटल्स का मामला था, सेहत का मामला, फिर तालीम का मामला, फिर ये था कि पुलिस रिफॉर्म्स का मामला था, फिर ये ब्यूरोक्रेसी और इदारों में लोगों के साथ कैसा रवैया है ये मामला था, और 5वां था कि लोग जो शायद ज़रूरियात लेने जाते हैं क्या वहाँ पे जो महंगाई है वो कंट्रोल में है या नहीं है। लेकिन अगर आज हम इनमें से किसी चीज़ पे आपको कोई खातिर खा बेहतरी नज़र नहीं आती, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात है वो है इस वक्त पंजाब के अस्पतालों की सूरत हाल, जिस पे उस तरह से बात नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। असल में मसला ये है कि जब भी अस्पतालों के हवाले से खबर आती है और ये बात चलती है कि यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है, तो हमारा एक माइंडसेट बन चुका है कि हम डॉक्टर्स को गालियां देते हैं। हम कहते हैं ये डॉक्टर हैं ही गलत, ये डॉक्टर्स अपनी तनख्वाहें बढ़वाना चाहते हैं, ये डॉक्टर ये करना चाहते हैं, ये डॉक्टर वो करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की साइड की स्टोरी हम उस तरह से बयान नहीं करते। ये मैंने मीडिया पर देखा है जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। देखें, डॉक्टर्स का मसला क्या है। अगर पंजाब के अस्पतालों के अंदर सहूलियात किसने देनी है? हुकूमत ने देनी है। फंड आप टैक्स किसको देते हैं? हुकूमत को देते हैं। लेकिन जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं आपको सेहत की सहूलियात नहीं मिलती, तो आप जब गुस्से में आते हैं तो आप तशद्दुद डॉक्टर्स पे करते हैं। सिक्योरिटी के वहाँ पे कोई डॉक्टर्स के लिए कोई सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं होती। आज जो हम बात करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने एक्ट के जरिए एक MTI नाफिज कर दिया जिसके मुताबिक प्राइवेट बोर्ड्स बनाए जाएंगे और वो बोर्ड्स हॉस्पिटल्स को चलाएंगे। अब मसला यह है कि पिछले 7 रोज से डॉक्टर्स मुकम्मल तौर पर हड़ताल के ऊपर हैं। एक ऐसे हालात के अंदर जब पंजाब में डेंगू के हवाले से आप देख रहे हैं, आप किसी भी अस्पताल में चले जाएं ऐसे लगता है कि आधा शहर अस्पताल के अंदर आए हुए है।
मैं आपको अपना जाती तौर पर अगर बताऊं, मैंने बीबीएच में जाकर देखा, बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी के अंदर जाके डॉक्टर्स के रूम के बाहर 45-40 मरीज खड़े थे और अंदर 2 डॉक्टर्स बैठे थे। अब मुझे बताएं, 40 बार लाइन में मरीज लगे हुए हैं, अंदर 2 डॉक्टर्स बैठे हैं जो कि मरीजों को देख रहे हैं, और जिन मरीजों के सैंपल लेने हैं, ब्लड के लिए सैंपल लेने हैं, एक नर्स बैठी है सैंपल लेने के लिए। ये उस हॉस्पिटल की बात आपको बता रहा हूं जहां पे कहा जा रहा है कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और उस अस्पताल में डॉक्टर्स की ये पोजीशन है। अब डॉक्टर्स के साथ इस वक्त किसी तरह की कोई बात नहीं की जा रही। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि खुद डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर्स के खिलाफ इस तरह के गैर संजीदा बयान दे रही हैं कि ये तो हैं ही गुंडे, ये तो हैं ही खराब, ये इनसे तो बात नहीं की जा सकती। आप मौलाना फजलुर रहमान से तो बात कर रहे हैं जो अपने पूरे डंडा बरदार फोर्स लेकर आ रहे हैं, जो कारकुनान को दहशतगर्द और इंतहा पसंद बना रहे हैं। आप इन डॉक्टरों से बात करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ मसला देखिए क्या है कि डॉक्टर तेजी के साथ पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भी था कि इस ब्रेन ड्रेन को रोकिए। डॉक्टर्स के हवाले से देखिए कि नवाज शरीफ साहब के दौर में 5 सालों में 25-30 हजार डॉक्टर्स पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब इन डॉक्टर्स के बाहर जाने से मसला किसको होता है? उन गरीब लोगों को होता है, गरीब आवाम को होता है। तो हुकूमत को संजीदगी के साथ इन डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और इन डॉक्टर्स के देखें, डॉक्टर से मेरी बात हुई, डॉक्टर सलमान नसीब हैं, डॉक्टर सलमान लशारी हैं, फारूक मलिक हैं, ये वो उनके लोग हैं, डॉक्टर आमिर ढांडला ये उनके अहदेदारान हैं जो इस वक्त सारी इनकी चीज़ों को देख रहे हैं। मेरी डॉक्टर यासिर नूरानी, अब्दुल बासित हैं, इन सबसे बात हुई, वो ये कहते हैं कि एमटीआई को हम 100% गलत नहीं कहते, लेकिन जो डॉक्टर्स के तहफुजात हैं, जो चीज़ें हैं कि अगर आप प्राइवेट लोगों को आके बोर्ड में बिठा देंगे तो हमें नहीं पता कि प्राइवेट बोर्ड्स में कौन लोग आके बैठेंगे। एमएनएस एमपीएस के जो अपने जानने वाले लोग हैं उनको आप आके बिठा देंगे, कोई पेट्रोल पंप का मालिक है, कोई सीएनजी पंप का मालिक है, इस तरह के लोगों को पहले भी बिठाया गया बोर्ड्स में, केपी के अंदर, इधर भी आप बिठा देंगे और ये तो किस तरह से मेरिट के साथ चला सकते हैं आप? हाँ, डॉक्टर्स को अकाउंटेबल करें, जो ड्यूटीज नहीं कर रहे, जो ड्यूटीज नहीं करते उनको सजाएं दें, उनको टर्मिनेट करें, पहले से कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इस तरह हॉस्पिटल्स को प्राइवेट लोगों के रहमो करम पर मत छोड़िए, पंजाब के लोगों को इस तरह के लोगों के रहमो करम पर ना छोड़िए, और ये मसला फौरी तौर पर हल होना चाहिए। डॉक्टर से बात होनी चाहिए, जायज मुतालबात उनके फौरी तौर पर हल होना चाहिए। अच्छा सदीक, ये बताइएगा, अली बाबा और 40 चोर तो सुन रखा था, ये उस्मान बुज़दार और 40 वजीर, ये क्या मामला? मशवरा दिया किसने था? 40 वजीर, काम फिर कुछ नहीं हो रहा। अब देखें आप, उस्मान बुज़दार साहब ने क्या किया? उस्मान बुज़दार साहब ने अपने टीएचक्यू हॉस्पिटल तौसा में कंसल्टेंट जो है वो लगाने थे। लिया से, राजनपुर से, जामपुर से, इन इलाकों से कंसल्टेंट उठा के आपने टीएचक्यू में, एक टीएचक्यू में भेज दिए। अब डॉक्टर वजीर जो 2 हॉस्पिटल्स को एनेस्थीसिया के डॉक्टर देख रहे थे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनको आपने कंसल्टेंट को वहां से एक टीएचक्यू में भेज दिया। भैया आप लाहौर से डॉक्टर वहां पे भेजें ना, आप नए डॉक्टर भर्ती करें। आपने लिया से, राजनपुर से, मुजफ्फरगढ़ से, इन इलाकों के कंसल्टेंट वहां पे भेज दिए। फिर आपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान का मामला देखा कि एक एमपीएस साहिबा अपने बच्चे को चेक कराने जाती हैं, उनको प्रोटोकॉल नहीं मिलता, वो डॉक्टर्स को जो है वो बरतरफ करा देती हैं। वही शहबाज शरीफ स्टाइल चल रहा है, वही ड्रामेबाजियां चल रही हैं। मुझे बताएं कितने नए अस्पताल बनाए गए हैं, कितने नए डॉक्टर भर्ती किए गए हैं, कितनी नई नर्सेज भर्ती की गई हैं। देखिए डॉक्टर्स को इल्जाम देना आसान है, आप अस्पतालों के अंदर जाकर देखिए रश कितना शदीद होता है। सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, नाजरीन को जाते जाते जरा इस आखिरी मिनट में बता दें कि सब कुछ सबके सामने है, तो फिर इमरान खान साहब को उस्मान बुज़दार इतने पसंद क्यों है? कोई एक वजह या कोई 2 वजूहात? देखें इसकी तो जाहिर है इमरान खान साहब को क्यों वो पसंद है, इमरान खान साहब खुद बता सकते हैं, लेकिन हम तो इमरान खान साहब को ये बता सकते हैं कि आपके पंजाब के अंदर जिन लोगों ने आपको शरीफ खानदान के 10 साल इक़्तिदार के खिलाफ आपको वोट दिया था, पे जिन चीज़ों में फौरी तौर पर डिलीवर करना चाहिए था, आपकी हुकूमत वहाँ पे डिलीवर करती हुई नजर नहीं आती। खुदारा पंजाब के लोगों पर रहम कीजिए और ये अस्पतालों का मसला जरूर हल कराइए। डॉक्टर्स की जायज़ बातें मानिए, नाजायज़ बिल्कुल ना मानिए। जो डॉक्टर्स ड्यूटी नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन इस मसले को हल कराइए। पंजाब में अस्पतालों की इस वक्त सूरत हाल बहुत बुरी है, लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत अजियत में हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत दर्द में हैं। खुदारा इस मसले को देखिए और इस मसले को हल कीजिए। ठीक है जी, ये सस्पेंस से भरपूर जो वज़ीर आला में मिले हैं उस्मान बुज़दार साहब, तब्दीली गवर्नमेंट का तोहफा, उन्होंने पंजाब को भी एक पुरअसरार सा सूबा बना दिया। तमाम लोग कंफ्यूज है, किसी को समझ नहीं आती कि सस्पेंस ज़्यादा वज़ीर आला क्या कर रहे हैं इस सूबे में, कुछ समझ नहीं आ रही। और इमरान खान साहब को क्यों पसंद है, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब खान साहब आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लीज़ ज़रा याद से दीजिएगा कि कोई 2 या 3 खूबियाँ बता दें, फिर हम भी तनकीद बंद कर देंगे। क्या पता कि हम उनको उस तरह नहीं देख पा रहे जिस नज़र से आप देख पा रहे हैं, तो फिर हम भी उस तरह सोचना शुरू कर देंगे। अच्छा, खान साहब ने यहाँ से देखा और ठीक है जी बहुत बेहतरीन है, बड़े इंटेलिजेंट स्मार्ट पता नहीं क्या, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम पत्ते खेलेंगे और आहिस्ता से बताएंगे कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ, हाँ मैं ज़हीन हूँ, लेकिन वो वक्त कब आएगा और ऐसे पंजाब के साथ कब तक और क्यों चलेगा,
इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।